सुखवाद। सुखवाद पढ़ने से संदर्भ में पहले हम ये समझ लें कि भारतीय नीति शास्त्र में और पाश्चात्य नीति शास्त्र में मूलभूत अंतर क्या है। तो एक तरफ लिखेंगे भारतीय नीति शास्त्र और दूसरी तरफ लिखेंगे पाश्चात्य नीति शास्त्र। तो यहाँ से यदि ऐसे करके देखते हैं तो भारतीय नीति शास्त्र की खासियत होती है कि यह आध्यात्म के तरफ अग्रसर दिखाई पड़ती है या भौतिकता की तरफ दिखाई पड़ती है, तरफ अग्रसर दिखाई पड़ती है। मूलभूत चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हम थोड़ा सा पहले समझेंगे, तब पूरी की पूरी यूनान नीति शास्त्र का अंतर समझ में आएगा। दूसरी, भारतीय नीति शास्त्र का दुख का निदान करना है। दुख का निदान करना ही उद्देश्य है। यहाँ सुख प्राप्ति ही मूल उपदेश है। सुख प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। कुछ बेसिक अंतर है, जब एक बार आदमी समझ लेगा तो उसके बाद इन विषय वस्तुओं पर कोई भी कंसेप्ट आएगा आपको एक बखूबी हर चीज़ें समझ में आता रहेगा। तो ध्यान से तीसरा टॉपिक नोट करते चलिएगा आप। यहाँ वेदों को आधार बनाकर कर्म की प्रासंगिकता पर बल दिया गया है। यहाँ पर संकल्प की प्रासंगिकता पर बल दिया गया है। प्रासंगिकता पर बल दिया गया है। यह मूलभूत अंतर होता है यहाँ की चीज़ों में। ध्यान से ये सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा। आपको एक एक चीज़ बेसिक तरीके से हर आयाम को मैं सूक्ष्मता से समझाने का प्रयास करूँगा। जहाँ आप इंडियन फिलॉसफी के लिए हो चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी के, आपके हर डायमेंशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अब सुखवाद की अवधारणा देखें। सुखवाद की अवधारणा देखें तो सुखवाद की अवधारणा को पाश्चात्य जगत में आप जानते हैं कि आदर्श इसका वाक्य क्या है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य है। सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। अब थोड़ी सी चीज़ें हम ध्यान से देखें तो यहाँ इसका विकास देखेंगे। सुखवाद का विकास देखें। से पहले सुखवाद का अर्थ देखेंगे। पहला क्या है? ये मेन मोटिव है। इसको समझ लिए आप, इस लाइन को समझ लिए, अर्थात पूरा का पूरा सुखवाद के आइडियल फॉर्म को समझ लिए, क्योंकि पूरा का पूरा सुखवाद इसी अवधारणा में समाहित है। अब हम सुखवाद का अर्थ समझेंगे। यानी ये दो चीज़ से बनकर बना है, सुख प्लस वाद। सुख का अर्थ यहाँ दो प्रकार का है, भौतिक सुख या नैतिक सुख।
और वाद का अर्थ होता है विचारधारा। अर्थात यहाँ से इस चीज़ को समझें, अर्थात वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। अर्थात एक ऐसी विचारधारा जो एक ऐसी विचारधारा जो जीवन में केवल सुख को ही अधिक महत्व देती है। जीवन का अंतिम उद्देश्य समझती है। उद्देश्य समझती है। समझती है, ये इसकी अर्थ हो गया। अब इसके बारे में इसका विकास हम देखेंगे। सुखवाद का विकास। सुखवाद के विकास को यदि हम देखें तो 3 भाग में दिखाई पड़ता है। हम कितनी भी सूक्ष्मता में देखें तो इसके बिना आयाम को देखें, सारे आयाम को हम समग्रता में नहीं छोड़ सकते हैं। आप कोशिश ज़रूर करिएगा कि जब भी सुखवाद के पढ़िए इस तरीके से फ्लो चार्ट जरूर बना के पढ़िए। जब तक आप फ्लो चार्ट बना के नहीं पढ़ेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये ऐसी पढ़ाई होती है कि गागर में सागर, यानी कम में ज़्यादा लाभ मिले। तो इसके 3 विकास प्राप्त होते हैं। यूनान के समय में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। तीन चरण में विकास दिखाई पड़ता है। इन 3 चरणों की एक खासियत होती है। इन 3 चरणों की खासियत क्या होती है? किसी भी आपको जल्दी वेद प्रकाश वर्मा की थोड़ी सी अच्छे से आप एनालिसिस करते हैं तब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर आप ध्यान से आदर्श वाक्य लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आदर्शवाद क्या है? आश्चर्य करो तो जानो। यानी कोई भी चीज़ विषय वस्तु का ज्ञान तभी हो सकता है जब किसी विषय वस्तु पर आश्चर्य होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यूनान उस समय बहुत असभ्य था। वहाँ पर यदि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ घटित हो रही है और अचानक वहाँ पैर रखते हैं, ठीक है, अचानक जब पैर रखते हैं, जैसे आप लोगों ने चुंबक के आविष्कार की घटना पढ़ी होगी कि चुंबक का आविष्कार कैसे हुआ। तो एक बार चरवाहा बड़े बड़े जूता पहन कर भेड़ बकरी चरा रहे थे। तो एक जगह पर जाते हैं, वो जूता लोहे का था, तो एक स्थान पे वह रखते हैं तो चिपक जाता है। तो उनको लगा कि यहाँ कुछ भूत प्रेत है। जैसे अब भारत में भी ये चीज़ें होती है कि जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम भगवान को मान लेते हैं, हम समझने की प्रयास नहीं करते हैं। वहाँ भी था आश्चर्य करो तो जानो, ठीक है। दूसरे का है कि श्रद्धा करो तो जानो। श्रद्धा करो तो जानो। पहले चीज़ यहाँ पर आप लोग समझेंगे श्रद्धा किसे कहते हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा एक प्रकार की विश्वास की चरमोत्कर्ष भावना का नाम है। जब आप किसी विषय वस्तु में इतना टूटकर विश्वास करने लगते हैं कि यही सत्य हो सकता है, इसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं हो सकता है, एक प्रकार की आंतरिक पुकार है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? तो एक प्रकार की आंतरिक पुकार है।
आंतरिक विश्वास की पुकार है। पुकार है जिसमें किसी भी प्रकार का, जिसमें पूर्ण समर्पण की भावना होती है। पूर्ण जिसमें पूर्ण समर्पण की भावना हो उसे कहते हैं श्रद्धा। महर्षि अरविंद जब अपनी योग की बात लिखते हैं तो श्रद्धा पर करीबन 350 पेज की इन्होंने किताब ही लिख डाला। यानी श्रद्धा क्या है। अब मैं कितना भी पढ़ाऊँ, यदि मैं पढ़ाऊँ श्रद्धा को तो कम से कम मान के चलिए कि 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। 5-6 घंटे डेली यदि 3 घंटा मैं पढ़ाऊँ तो कम से कम 5-6 दिन लग जाएगा। 15-20 घंटे में श्रद्धा को पढ़ाया जा सकता है, इतना मैटर होता है। लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें बस इतना ही जानना है कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा एक प्रकार की अंतिम पुकार है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है, संदेह करो तो जानो। जब तक किसी भी विषय वस्तु पर आप संदेह नहीं करेंगे, यदि हम आपसे कहते हैं कि इसमें भगवान है, आप मान लेते हैं कि इसमें भगवान है, तब तक आप इसके अन्य आयाम को सोच ही नहीं सकते हैं। इसके अन्य आयाम को सोचने का एक ही तरीका है कि आप ये मानिए कि इसमें भगवान नहीं है, ठीक है, यह वस्तु है। जब वस्तु है तो इसको तोड़कर खोल कर देखेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, यह वस्तु है, भगवान नहीं है। तो ये पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी इन्हीं तीनों वाक्यों के आधार पर उत्पन्न हुई है, ठीक है। याकूब मसीह वाली किताब को डिटेल से पढ़ेंगे, वेद प्रकाश वर्मा की किताब को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मिलेगी। मेरी किताब है ग्रीक दर्शन, उसको यदि डिटेल से पढ़ेंगे तब ये सारे चार्ट मिलेंगे, ठीक है। कोशिश यही करनी है। अब यहाँ पे हम दूसरा स्टेज देखेंगे। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है? अब यहीं से नैतिकता के संदर्भ में, नैतिकता के संदर्भ में इसका आदर्श वाक्य क्या है कि भौतिक सुख ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन है यानी पशु के समान जो भी चीज़ें करने का मन कर रहा है करो, मस्ती करो, अच्छे से रहो, यही जीवन का उद्देश्य है। इसके सिवा और कुछ नहीं है। खाओ पियो मौज करो, मर जाओ, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सारा चीज़ चला जाता है। तो ये जो भाव है यूनान का है। यह बात सही है कि आगे चलकर इसकी अवधारणाओं को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया। यहाँ पर देखेंगे आप दूसरी वाक्य क्या देखेंगे, यहाँ एक देखते हैं तो यहाँ पर यदि 2 देखें इसके संदर्भ में तो इसका आधार वह है ईश्वर की प्राप्ति ही सुख का उद्देश्य है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर के द्वारा ही हमें सुख प्राप्त हो सकता है, अन्य तो कोई तरीका ही नहीं है जिससे हमें सुख प्राप्त हो जाए। इसमें क्या है कि इसने बांट दिया। यहाँ पे बट के क्या होता है, अब ध्यान से देखेंगे तो आपके हर यहाँ पर क्या है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर सुख की प्राप्ति खोजना।
ध्यान से एक एक चीज़ नोट करिएगा, आपको हर आयाम समझ में आएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं कि यूनान का जो दृष्टिकोण आपको दिखाई पड़ता है नीति शास्त्र के संदर्भ में, वह नैतिकता, भौतिक सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यह बात सही है कि आगे चलकर यह दो भागों में बंट जाएगा। भौतिकता और नैतिकता के संदर्भ में पहले छोटे छोटे आयाम को आधार बनाया जाएगा, फिर उसके बाद डिटेल को आयाम बनाकर मनुष्य की आंतरिक अभिव्यक्ति तक पहुंचा जाएगा। ये विषय वस्तुएं हैं। फिर यहाँ पर इस तरीके से देखा पड़ता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा काल मध्यकाल ईसाई धर्म का है, और ईसाई धर्म में जो मूलभूत चीज़ें हैं वह यही है कि ईश्वर ही, गॉड ही सब कुछ करता है। गॉड, भगवान को प्राप्त करना, भगवान तक पहुंचना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का नैतिक आदर्श है। ईश्वर को देखना, समझना, जानना ही नैतिक उद्देश्य है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इस काल में नैतिकता की परिभाषा आध्यात्म की तरफ तो चलती है, लेकिन वहाँ आडंबरवाद की भावना भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। आडंबरवाद की भावना इतनी दिखाई पड़ती है, हम उसके आगे भाव को देखेंगे, समझेंगे कि क्या कैसे आडंबरवाद चलता है। इसके छोटे छोटे आयाम को दूसरे स्लाइड में हम देखें तो सुखवाद के संदर्भ में देख रहे हैं। सुखवाद का जो विकास है, सुखवाद का विकास है। यहाँ यूनान है, मध्यकाल है, ठीक है। इसके बाद यह आधुनिक काल है। यूनान में दो प्रकार के अवधारणाएं निकलती है। यह तीसरा पॉइंट है। पंच तत्वों के आधार पर, आरंभ में पंच तत्वों के आधार पर सुख प्राप्त करना ठीक है। सद्गुण के आधार पर सुख प्राप्त करना, सद्गुण के आधार पर, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर भौतिकता ही आधार है, जहाँ दो संप्रदाय निकल कर आते हैं। एपिक्यूरियन संप्रदाय, स्टोइक संप्रदाय, यहाँ पर तीन अवधारणाएं निकल कर आते। एक तरफ एपिक्यूरियन संप्रदाय, स्टोइक संप्रदाय,
यहाँ पर 3 अवधारणाएं निकल कर आती हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये 3 अवधारणाएं निकल कर आती है। कहीं ना कहीं इस अवधारणा तक आते आते पूरा का पूरा पाश्चात्य जगत सद्गुण के आधार पर मूलभूत भाव को समझने की तरफ अग्रसर हुआ दिखाई पड़ता है। प्लेटो सामाजिक, ये आदर्श भाव को दिखाते हैं, यह आदर्श रूप को दिखाते हैं, यह आदर्शता को दिखाते हैं। यह आदर्शता को दिखाते हैं, आदर्शता को दिखाते हैं। यह सामाजिक भाव को दिखाते हैं, जबकि यह व्यवहारिकता को दिखाते हैं, व्यवहारिकता को दिखाते हैं। मध्यकाल में यह दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदल जाता है। मध्यकाल में यह दृष्टिकोण कैसे बदलता है, हम इन विषय वस्तुओं पर थोड़ी सी ज़रूर चर्चा करेंगे। ये मध्यकाल में क्या क्या चीज़ें थी कि बदल गया। देखो, इसकी बदलने का सबसे बड़ा जो कारण था, यहाँ पर 2 आयाम निकल कर आते हैं। यहाँ भी 2 आयाम निकलते हैं, एक ईश्वरवादी और दूसरा नैतिकवादी। ईश्वरवादी में किनका किनका नाम आता है? थॉमस एक्विनास, एंसेलम और तीसरा अंगस्टाइन। उद्देश्य क्या है इनका? अशुभ को समझना। अशुभ को समझना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। नैतिकतावादी क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट थोड़ा सा 2 फाड़ में होता है। ठीक है, 2 फाड़ में क्यों होता है? यहाँ से आप देखेंगे सुखवाद की अवधारणा 2 तरफ चलती है, भौतिक और नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक सुख, ठीक है। अब यहाँ पर गुण के आधार पर, परिमाण के आधार पर यहाँ केवल भाव दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। दूसरा एक होता है वैज्ञानिक सुख, और दूसरा होता है भौतिक सुख। मैं कितना भी सूक्ष्मता से इसकी डिफाइन करने का प्रयास करूं, जब तक इन आयामों को हम समग्रता में नहीं देखेंगे और ये कहेंगे कि हमने इतिहास के हर आयाम समझा, तो वह मूर्खता ही होगी, क्योंकि इन सब का एक अलग आयाम है। और जब तक हम इन आयामों को समग्रता रूप में नहीं समझेंगे, सुखवाद की अवधारणा का विकास ही हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सुखवाद का इतिहास। अब यहाँ पर भौतिक सुख भी 2 प्रकार का दिखाई पड़ता है।
यहाँ पर एक जो होता है गुण के आधार पर और दूसरा परिमाण के आधार पर एक और ये बी। ठीक है, यहाँ पर दोनों अवधारणाएं दिखाई पड़ेगी। ठीक, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ और हम देखें, सुखवाद की अवधारणा, ये पूरा का पूरा चार्ट है। इसे आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ समझेंगे तब इसका विकास पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आएगी। अब इसका एक और विकास का रूप दिखाते हैं आपको। सुखवाद की प्रकार। सुखवाद दो प्रकार का होता है, एक भावात्मक और दूसरा होता है अभावात्मक। ये दोनों भाव हैं, इसके आधार पर इसका ठीक है। अब इसके आधार पर देखें तो कई भाव और दिखाई पड़ेंगे आपको। भावात्मक सुख के अंतर्गत हम देखें, भावात्मक सुख के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो इसका जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वह यूनान के संदर्भ में एपिक्यूरियस वाद, जबकि अभावात्मक संदर्भ में देखा जाए तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। ठीक है, बीच से एक और निकल कर आता है सुखवाद की अवधारणा, वह है भारतीय संदर्भ में पाश्चात्य संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में चार्वाक दर्शन, इसको जब तक इस तरीके से चार्ट से नहीं पढ़ेंगे तब तक यह संभव ही नहीं है कि ये सारे के सारे आयाम समझ में आए। हमें इस लेवल पर आकर हर आयाम को मूल्यांकन करना है, तब जाकर हम उसकी यथार्थता को देख पाएंगे। यहाँ पर देखें तो तीन आयाम दिखाई पड़ते हैं। यूनान का नीति शास्त्र, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। ये आयाम है, इनको जब तक हम न समझे और कहें कि हमने एथिक्स के हर आयाम को समझ लिया तो एक प्रकार से बेईमानी होगी, और बेईमानी करना शायद वास्तविकता नहीं है किसी भी भाव को समझने में, क्योंकि चारों का भाव भी एक प्रकार से यथार्थता की तरफ उद्भव करता है। अब आगे चलकर हम सुखवाद के और आधुनिक प्रकार देखेंगे, जहाँ पर आप यहाँ से थे, इन विषय वस्तुओं को आपको थोड़ी सी जानकारी रखना है
इनको थोड़ा सा जानना है, इनको थोड़ा सा जानना है, लेकिन मेन रूप से हमें कहाँ जानना है? हमें मेन रूप से आधुनिक नीति शास्त्र को जानना है। आधुनिक नीति शास्त्र को जानना है, आधुनिक सुखवाद को जानना है, सुखवाद को जानना है। और आधुनिक सुखवाद कितने प्रकार के हैं? तो आधुनिक सुखवाद 2 प्रकार के हैं। ठीक है। चार्ट जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक हर आयाम को नहीं समझ सकते हैं। आधुनिक सुखवाद को एक थोड़ा सा और देखें तो यह 4 प्रकार का निकलता है। निकृष्ट सुखवाद, उत्कृष्ट सुखवाद, उत्कृष्ट सुखवाद, उत्कृष्ट सुखवाद, उत्कृष्ट सुखवाद। और एक हो यहाँ पे 2 है, एक परार्थ सुखवाद और दूसरा स्वार्थ सुखवाद। परार्थ सुखवाद और दूसरा स्वार्थ सुखवाद। इन सारे आयामों को हम एक एक करके देखेंगे, तब जाकर यथार्थता में हम वास्तविक सुख की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इतनी डिटेल से मैं एक क्लास में कहूँ कि सारा चीज़ करवा दूँ तो यह संभव नहीं है। मैं कोशिश करता, आयामों को भी थोड़ा बहुत समझेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर इनमें क्या क्या अंतर है। जैसे इसमें देखा जाए तो कुछ ये प्रकार हो गए 1 2 3 4। अब इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण दार्शनिक देखा जाए? महत्वपूर्ण दार्शनिक देखा जाए तो 2 आते हैं। अरिस्टस दूसरा हाब्स। तीसरा देखे महत्वपूर्ण दार्शनिक में, यहाँ महत्वपूर्ण दार्शनिक सबके एक एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। ठीक है। एपिक्यूरियस हर को थोड़ा थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बेंथम हो गए, इसको आगे हम पढ़ेंगे। बेंथम क्या है, मील क्या है, हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। बेंथम हो गए, यहाँ मील हो गए, इन सब का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे इन विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता में समझेंगे कि आखिर यह निकृष्टता उत्कृष्टता का भाव क्या है और किस तरीके से इन भावों को हम आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। तो हमें इन सभी आयामों को सूक्ष्मता में देखते हुए आगे बढ़ना है, करना है एक के बाद। अब देखिए, मैं होता क्या है कि नॉर्मल लोग पढ़ाने आते हैं तो बहुत एक ही 2 तरीके से, एक भौतिकवाद और एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद बताकर खींचते निकल जाते हैं। अब आपको खुद देख के आश्चर्य होगा कि भौतिकता सुखवाद के कितनी अवधारणाएं हैं। यहाँ पर पढ़ाते वक्त बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल जाती है कि जिसे हम कभी कल्पना खुद नहीं कर पाते हैं कि ये भी हो सकता है क्या। तो लिख कर पढ़ाने में यही चीज़ें होता है कि दिमाग कंसंट्रेशन के संदर्भ में बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आती है। और ख़ासतौर मेरे साथ तो अक्सर होता है, पूरी किताब में लिखे लेकिन उसका फॉर्मेट जब पढ़ाते वक्त निकलता है ना, तो मुझे खुद आश्चर्य होता है कि आखिर ये भी पहलू इस तरीके से भी डायग्राम
खींचा जा सकता है क्या। आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम खींच के पढ़ा करिए। आप डायग्राम खींच के पढ़ेंगे, आपके ना हर चीज़ों को लॉजिकल वे में हर चीज़ें समझने की दृष्टिकोण विकसित होगा। आप सुखवाद की अवधारणा क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है, सुखवाद का अर्थ क्या है। देखिए मैं खुद आश्चर्य होता हूँ कि इस तरीके से खिंचा सकता है। यूनान का आश्चर्य करो तो भौतिक जीवन का उद्देश्य, ये सारी चीज़ें हैं। हमें इन लेवल पर जब आके ना हर भाव को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके नए नए आयाम खुलकर आते हैं, और उन आयामों को समग्रता में समझना जानना ही वास्तविक उद्देश्य है। ठीक है, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोशिश हम करेंगे कि इन चीज़ों को कल पढ़ाएं। ठीक है, तो ये सारे के सारे भाव थे। आप देखें यहाँ पर सुखवाद के विकास, ये जो यूनान में आरंभ के जितने दार्शनिक होते हैं, थोड़ी सी समझा ही देते हैं कि आरंभ के जितने दार्शनिक थे यहाँ पंच तत्वों के आधार पर हर विषय वस्तु का निर्माण करते थे। जैसे पाइथागोरस हो गए, हेराक्लाइटस हो गए, थेल्स हो गए। तो इन सब ने अलग अलग दृष्टिकोण दिखाया और सबका दृष्टिकोण भी अलग अलग था, लेकिन अंतर तो तब आया जब इनकी दृष्टिकोण बदला और ये दोनों ही दृष्टिकोण एक नए स्वरूप में प्रफुटित हुए। और उनका दृष्टिकोण क्या था, हम इन विषय वस्तुओं पर जरूर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह मूल भाव क्या था, क्या क्या आयाम थे जिसके आधार पर हम इन विषय वस्तुओं को क्यों न शामिल कर ले। तो कोशिश हमारी यही रहेगी। आप लोग थोड़ी कल तबीयत खराब थी जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, आज भी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश मैंने किया कि इन आयामों को, तो आप लोग इसको ज़रूर एक काम करिएगा कि ये चार्ट ज़रूर बना लीजिएगा। चार्ट बना के पढ़ेंगे तो आपके सारे आयाम खुलते जाएंगे। ठीक है, और लगभग 8-9 किताबों को मिलाएंगे तब इस तरीके के भाव आपको अंततोगत्वा समझ में आएगा। और इतना समय नहीं है कि आप लोग 8-9 किताबें पढ़ें, उसका काम मेरा है, हमने पढ़ा उसको आपको इम्प्लीमेंट किया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ही काम करिए कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इन कंसेप्ट को समग्रता में मूल्यांकन करने का प्रयास किए। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलते हैं कल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम लोग सुखवाद के प्रकार पर भी कर रहे थे कि सुखवाद कितने प्रकार का होता है, तो इसके कई आयाम निकल कर आए थे। हम इन विषय वस्तुओं पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन आज की क्लास में हम इसके सारे आयाम पर समग्रता से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से है। तो सुख की अवधारणा प्रकार की बात आए तो यह कई प्रकार का होता है। पहले भाव के आधार पर आप ऐसे ही चार्ट बनाते रहिएगा, भाव के आधार पर। दूसरा वो होता है स्वभाव के आधार पर। एक होता है भाव के आधार पर, दूसरा होता है स्वभाव के आधार पर। कहने का तात्पर्य यही है कि भाव के आधार मतलब हमारी जो किसी भी चाहत होती है, कुछ पाने की जो चाहत ललक होती है, उसके आधार पे जो भाव सुख की परिकल्पना करते हैं। हमारा जैसे इमोशनली जो इमोशन के साथ जो अटैचमेंट होता है, कनेक्टिविटी होती है, वो भी एक प्रकार का भाव होता है। उस भाव के आधार पर सुख क्या होता है, सुख की परिभाषा क्या होती है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अलग दिखाई पड़ी, जबकि पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में अलग दिखाई पड़ी। कहीं ना कहीं ये दो भाव दिखाई पड़ते हैं, यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य में और दूसरा पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में।
परिप्रेक्ष्य में, अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर चार्वाक दर्शन का नीति शास्त्र इस विषय वस्तु का मूल्यांकन करता है, जबकि यहाँ पर कई दिखाई पड़ते हैं जिसमें बेंथम, मील, सिजेविक, लेकिन यहाँ पर जो होता है वह भावात्मक होता है। इसे ये भी कह सकते हैं भावात्मक, यानी अभावात्मक। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं भावात्मक। कोशिश कर रहे हैं सुंदर से बना के लिखने का, इनका भी क्लासिफिकेशन अलग अलग होगा, हम देखेंगे। इसके आधार पर क्या है, यहाँ पर 3 प्रकार का दिखाई पड़ता है, यानी मनोवैज्ञानिक, दूसरा स्वार्थ के आधार पर, और तीसरा परार्थ के आधार पर एक और यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी सी इसे करें, भौतिकवादी। इस तरीके की क्लासिफिकेशन आपको इंडिया के किसी भी उसमें तो नहीं मिलने वाली है, मेरी किताब को छोड़कर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो क्लासिफिकेशन है। अब हमें करना क्या है, अब इसके दूसरे आयाम पर हम, यानी देखिए इसके ये चार्वाक नीति शास्त्र हमने करवा दिया है, चार्वाक नीति शास्त्र कंप्लीट करवा दिया है, यानी यह कंप्लीट हो गई है। इनको हमें पढ़ना है, इन पे थोड़ी सी, इनके बारे में हमें थोड़ी सी देखना है डिटेल से। तो हम लिखेंगे स्वभाव के आधार पर सुख की परिकल्पना, सुख का स्वरूप। स्वभाव के आधार पर सुख का क्या स्वरूप है, अब ध्यान से समझेंगे तो इसमें 3-4 क्लासिफिकेशन दिखाई पड़ेगा, यानी भौतिक सुख के आधार पर, यानी एक सुखवाद कहता है कि भौतिक सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। जितनी भौतिकता की विषय वस्तुएं आप प्राप्त कर लेंगे वही जीवन का उद्देश्य है। वर्तमान परिदृश्य में यह सुख सर्वोपरि हो गया है, यानी सारे के सारे लोग इसी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। भौतिक सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य हो गया है, सभी लोग इसी के लिए लालायित हैं। इसमें 2 चीजें हैं, एक हो गया साधन और दूसरा हो गया साध्य। साधन के नीचे आप खींच के लिख दीजिएगा, अर्थ साधन हो गया है और काम साध्य हो गया है, यही जीवन का उद्देश्य हो गया है, यही भौतिक सुख की परिकल्पना है। जबकि दूसरा देखा जाए मनोवैज्ञानिक सुख, मनोवैज्ञानिक यानी इसमें क्या है कि इसमें मानसिक सुख ही, मानसिक सुख जीवन का अंतिम उद्देश्य है, यानी मानसिक सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यह बात सही है कि यह मानसिक सुख का स्वरूप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिखाई पड़ता है। कुछ लोग अधिक व्यक्तियों के अधिक लाभ यानी गुण के आधार पर अलग दिखाई पड़ता है, परिणाम के आधार पर अलग दिखाई पड़ता है। तो यह मानसिक सुख भी 2 प्रकार का होता है, यानी गुण के आधार पर, छोटा छोटा लिख रहे हैं लेकिन कि सारा हो जाए, गुण के आधार पर
आधार पर और दूसरा परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर, ठीक है। तीसरा होता है स्वभाव, स्वार्थ सुखवाद, यानी अपना स्वार्थ ही सब कुछ हो, अपने जीवन का उद्देश्य जो प्राप्त करना चाहते हैं वही स्वार्थ ही सब कुछ है, यानी स्वहित ही सर्वोपरि हित है, स्वयं का हित ही सर्वोपरि हित है। तो यहाँ आप डॉटेड करके लिख सकते हैं, स्वयं हित ही सर्वोपरि, स्वयं का हित, हित ये होगा स्वयं का हित। दूसरा होता, इसका एक रूप होता है परार्थ सुखवाद, यानी दूसरों का हित, दूसरों का हित ही सर्वोपरि है। इन विषय वस्तुओं के आधार पर हम आयामों को समझते चलेंगे। अब इसके आधार पर भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब स्वार्थमूलक सुखवाद, निकृष्ट। अब देखिए, अब इसमें भी जो अवधारणाएं हैं यह भी दो प्रकार का है, यह भी दो प्रकार का है। एक होता है उत्कृष्ट सुखवाद और एक तो होता है निकृष्ट। तो यहाँ भी उत्कृष्ट सुखवाद क्या होगा, वह जब बात ही किया जा रहा है कि स्वयं का हित ही सर्वोपरि होगा, तो कहीं ना कहीं उसी भाव को दिखाया जाएगा। इसमें से एक और सुख निकलता है, इसमें से आप एक और सुख निकलता है जिसे हम कहते हैं नैतिक सुख। नैतिक सुख, शायद यही सुखवाद जो नैतिकता के आधार पर आधारित हो, तो ये सर्वोपरि माना जाता है, ठीक है। नैतिक सुखवाद ये आयाम है सुख के, तो हम हाथ से ही लिखकर दिखाते चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, यानी आधुनिक सुखवाद की जो अवधारणा है, आधुनिक सुखवाद की जो अवधारणा है वो अलग अलग क्यों थी, उसका स्वरूप अलग अलग क्यों है, हम उसके बाद करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से 3 निकल के आते हैं, ठीक है। बेंथम का सुख, बेंथम का सुखवादी अवधारणा, दूसरा मिल की सुखवादी अवधारणा, तीसरा सीजीविक की, आप देखेंगे कि यही मूल रूप से यह तीनों अवधारणाएं यूपीएससी में भी और यूजीसी नेट में भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। यह बात सही है कि यूजीसी नेट में थोड़ी सी इनकी डिटेल्स वर्णन होता है, प्लस यूनान की चीज़ें भी पूछी जाती है, तो ये आयाम था।
लेकिन हम यहाँ पर इन विषय वस्तुओं को थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि आखिर यह क्या क्या अंतर है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह 3 अवधारणाएं निकल कर सामने आती हैं। ठीक है, हम इन सुखवादी अवधारणाओं को समझने से पहले एक चीज जरूर समझेंगे, शायद ये कंसेप्ट के अंतर्गत ही, कि नैतिक सुखवाद जो है, नैतिक सुखवाद का स्वरूप क्या है। सुखवाद क्या है, स्वरूप क्या है, नैतिक सुखवाद का स्वरूप क्या है। पहली दिखेंगे भूमिका। भूमिका के अंतर देखेंगे कि नैतिक सुख है क्या। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सुखवाद की आदर्शपूर्ण अवधारणा, नैतिक आदर्श पूर्ण अवधारणा जो पूरी तरीके से नैतिकता के आधार पर आधारित हो। आधार पर आधारित हो। ठीक है, नैतिकता के आधार पर आधारित हो तो उसे क्या कहते हैं, नैतिक सुखवाद कहते हैं। अब इसके कुछ, पहला पॉइंट। दूसरा कि इसके नैतिक सुखवाद के आवश्यक गुण, नैतिक सुखवाद के आवश्यक गुण आप लोगों को किसी भी कम से कम 8-10 किताबों में ढूंढेंगे तब इसका समग्रता से इस लेवल तक आपको वर्णन मिलेगा। तो आपको यदि फ्री में मिलता है तो इसका सदुपयोग करना सीखिए। ठीक है, अब नैतिक सुखवाद के आवश्यक गुण क्या हैं, हम इन विषय वस्तुओं पर थोड़ा सा जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो उन्हें हम समझेंगे। जैसे ये क्या है, सद्गुण के आधार पर कार्य करना, यानी जीवन पद्धति को किस आधार पर जीना, सद्गुण के आधार पर। सद्गुण मतलब आपके अच्छे विचारों के आधार पर, अच्छे कार्यों के आधार पर। ठीक है, वही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होगा। बी क्या हो जाएगा, सर्वोच्च शुभ को प्राप्त करना। सर्वोच्च शुभ क्या होता है, यानी ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर को प्राप्त करना, यह जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। सी क्या है, मानवीय भावनाओं के बीच सौहार्द को विकसित करना। मानवीय भावनाओं को सौहार्द के साथ विकसित करना। नैतिक सुखवाद क्या है, तो सुखवाद की आदर्शपूर्ण अवधारणा जो पूरी तरीके से नैतिकता के आधार पर आधारित हो, यह इसका स्वरूप हो गया। दूसरा क्या है कि नैतिक सुखवाद के आवश्यक गुण, तो ABC ये इसके आवश्यक गुण हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आध्यात्म सुख
के आधार पर भौतिक सुख की दृष्टिकोण को विकसित किया जाता है। यानी यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा आध्यात्मिक सुख के आधार पर, सुख के आधार पर भौतिक सुख को देखना, भौतिक सुख को देखना, ये वास्तविकता है। भौतिक सुख को देखना यानी जीवन के भाव को इस कदर से देखने का प्रयास करना जहाँ साधन क्या हो। यानी ई के अंतर्गत हम देखेंगे, ई के अंतर्गत कि साधन क्या हो, साधन यहाँ पर क्या हो, धर्म हो, और साध्य क्या हो, साध्य क्या हो, जीवन का अंतिम उद्देश्य यानी मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष को यानी अज्ञानता से मुक्त हो, मुक्ति अज्ञानता से वस्तु। ई एफ क्या है कि यह सैद्धांतिक सिद्धांत से व्यवहारिक सिद्धांत को प्रकट करने का कार्य करता है। सैद्धांतिक सिद्धांत से व्यवहारिक, बहुत अच्छा। इसी तरीके से वीडियो को आप लाइक शेयर करते चलें, ठीक है। सैद्धांतिक सिद्धांत से व्यवहारिक सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पर नैतिक सुखवाद क्या है, नैतिक सुखवाद की प्रासंगिकता क्या है, नैतिक सुखवाद के आवश्यक गुण क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि इसके ये आयाम हैं। अब हम आगे वाली क्लास में यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर तीसरा लिखेंगे नैतिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद का मूल्यांकन, मूल्यांकन, नैतिक सुखवाद का मूल्यांकन। अब इसमें किन किन विषय वस्तुओं को हम देखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत परोपकार की भावना, परोपकार, सौहार्द, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व आदि की भावना पर बल दिया जाता है, ठीक है। आदि की भावना पर बल दिया जाता है। इसके साथ प्रेम, दया, करुणा के साथ मानवीय मूल्यों को अमल करने के संदर्भ में, मानवीय मूल्यों को अमल करने के संदर्भ में उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। कहीं ना कहीं मनुष्य कैसा आचरण करेगा, एक आदर्शपूर्ण, जैसे आप आईने में देखते हैं और आईना आपको बताता है कि आप किस लायक हैं, ठीक है। इसी तरीके से यह आईने का मापदंड है। नैतिक सुखवाद वह आईने का मापदंड है जहाँ से इसके हर आयाम, इसके हर स्वरूप अलग अलग भाव में निकल कर आते हैं और उन सभी भावों को अलग अलग दृष्टिकोण में मूल्यांकन कर समझना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य माना जाता है। ये भाव ही क्या करता है, नैतिकता की यथार्थ प्रासंगिकता को मूल्यांकित करता है। तीसरा क्या है, यह कर्म के आधार पर
जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, जीवन के विकास का समर्थन करता है, समर्थन करता है। इसमें रूढ़िवादी मानसिकताओं का क्या होता है, पूरी तरीके से खंडन होता है। वीडियो को लाइक शेयर करते चलें। अच्छा, यदि कोई भी आप लोगों को कमेंट हो नैतिक सुखवाद से तो ज़रूर पूछें। सुखवाद से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी अवधारणा न समझ में आई हो, चाहे इथिक्स यूजीसी नीट के लिए चाहे यूपीएससी के लिए, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म लेवल पर हम हर आयाम को मूल्यांकित किए हैं। आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने इसके आयाम को देखा। आप केवल नोट्स इसका बना लेंगे तो आपके हर आयाम एकदम स्पष्टीकरण हो जाएंगे। यस, हमने सुखवाद के प्रकार देखा, सुख स्वभाव के आधार पर इन भावों को देखा, उसके बाद आधुनिक सुखवाद की अवधारणा को देखा, उसके बाद हमने नैतिक सुखवाद के स्वरूप को समझने का प्रयास किया कि नैतिक सुखवाद होता क्या है। यह वास्तविक मापदंड होता है जिसके आधार पर हर सुख को जानने समझने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुखवाद की कई अवधारणाएं दिखाई पड़ती हैं, जहाँ पर सारी सुखवादी अवधारणाएं जाके समाहित होती हैं, तो वह है नैतिक सुखवाद। अब नैतिक सुखवाद किसे कहते हैं? सुख की आदर्शपूर्ण अवधारणा जो पूरी तरीके से किसके आधार पर हो? नैतिकता के आधार पर हो, उसे क्या कहते हैं? नैतिक सुखवाद कहते हैं। दूसरा है नैतिक सुखवाद के आवश्यक गुण। नैतिक सुखवाद के 5-6 आवश्यक गुण है, जैसे सद्गुण के आधार पर कार्य करना, सद्गुण को विकसित करना, अपने जीवन में सद्गुणों को विकसित करना। सद्गुण में क्या होता है? किसी के प्रति प्रेम रखना, ईर्ष्या द्वेष की भावना का समापन करना, ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ एक दूसरे से जुड़ना, उससे लगाव रखना, एक दूसरे की सहयोगी करना, दुख सुख में साथ जीने की जो भावना आती है उसी को क्या कहते हैं? सद्गुण की भावना। उसके बाद इसका मूल उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। सर्वोच्च सत्ता क्या है? ईश्वर है, ईश्वर को प्राप्त करना। यह वीडियो लेक्चर दोनों के लिए काम करेगा। आप जब देखेंगे यूपीएससी के लिए वहाँ भी काम करेगा, उसके लिए तो रामबाण होगा। यूजीसी नेट के लिए आप एक बार यदि फिलॉसफी बैकग्राउंड के हैं, इथिक्स आप पढ़े होंगे, तो इस लेवल की अवधारणा न के बराबर किताब में मिलेगी। मेरी किताब में जरूर मिलेगी। ग्रीक दर्शन की रूपरेखा, ये मेरी किताब है, ग्रीक दर्शन की रूपरेखा। रेड कलर की आपको उसका प्रिंट होगा, डॉक्टर अवधेश यादव सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मानवीय भावनाओं का कद्र करना। आज के लोगों में मानवीय भावनाओं का दिन प्रतिदिन क्या होता है? हनन होता जा रहा है, खंडन होता जा रहा है। लोग किसी की इमोशन को समझ ही नहीं रहे हैं। आप एक दूसरे के केवल स्वार्थ के आधार पर जुड़े हैं। हम एक दूसरे को क्यों एक दूसरे की मदद करें, ये चीज़ें नहीं है। तो इस प्रकार की भावनाओं को खंडन हो रहा है। उसके आध्यात्मिक सुख के आधार पर भौतिक सुख को प्राप्त करना। नैतिक सुख का वास्तविक परिणाम क्या होता है कि यह हमेशा वास्तविक आध्यात्मिक सुख की तरफ जाता है। यहाँ धर्म क्या है? यह कंसेप्ट जो आप देख रहे हैं ई वाला, यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ता है। यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ता है। परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ता है। इन दोनों अवधारणाओं को, साधन और साध्य की गरिमा को विकसित करने का प्रयास, ये चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत जो पूरी तरीके से मनुष्य के अंदर व्याप्त ईर्ष्या द्वेष इत्यादि की भावना
यानी किसको दूर करने का प्रयास करता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर दूर करने, नैतिक सुखवाद, यानी यहाँ पर लिखेंगे कि नैतिक सुखवाद, सुखवाद दूर करने का किसको प्रयास कर, दूर करने का प्रयास, यानी नैतिक सुखवाद से दूर करने का प्रयास, मानवीय अवगुणों को नैतिक सुखवाद, यहां से ध्यान से लिखेंगे, नैतिक सुखवाद के माध्यम से मानवीय अवगुणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, दूर का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर मानवीय अवगुण क्या है, मानवीय अवगुण क्या क्या है, तो मनुष्य के अंदर मानवीय अवगुण क्या क्या है, हम उनको देखेंगे जिसके अंतर्गत इनको दूर किया जाता है। तो वह क्या क्या आयाम है, तो पहला अवगुण क्या है, ईर्ष्या, ईर्ष्या की भावना को दूर करना, भावना को दूर करना। बी, लोगों में लालच, आज सबसे बड़ी चीज हो गई है, लोभ की भावना को दूर करने का प्रयास करना। ये बहुत ही निकृष्टता का परिचायक हो गया है। तीसरा जो है, इसके अंतर्गत स्वहित, हित के लोभ को दूर करने का प्रयास करना, ठीक है। इन सारी जितनी भी मनुष्य की विकृत कमियां हैं, मनुष्य के अंदर कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह मानवीय अवगुण है। मानवीय अवगुण में कई चीज़ें अभी और भी आ जाती हैं, जिससे एक दूसरे के साथ वैमनस्य की भावना होती है, लोभ हो गया, लालच हो गया, ये आदर्शपूर्ण है। भौतिकता मतलब किसी के साथ मतलब किसी की सम्मान न करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने का काम कौन करता है, तो वो है नैतिक सुखवाद। तो कहीं ना कहीं अब हम निष्कर्ष की तरफ देखें, निष्कर्ष की तरफ देखें तो आपको दिखेगा कि नैतिक सुखवार्थ में अलग अलग अवधारणाएं दिखाई पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें, तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि निष्कर्ष में क्या क्या चीज़ें लिखना चाहिए और लिखते हैं। तो निष्कर्ष में 3 चीज़ें लिखनी चाहिए, उत्तर का सार, और उत्तर का सार यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि नैतिक सुखवाद सभी सुखवादी अवधारणाओं का
राम का समग्र समग्र एवं आदर्शपूर्ण रूप है। आदर्शपूर्ण रूप है, ठीक है, इसको प्राप्त करना। उसके बाद तुलनात्मक, दूसरा होता है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में क्या क्या चीजें हैं? निकृष्ट सुखवाद से उत्कृष्ट सुखवाद के साथ अन्य सुखवादी अवधारणा में अन्य सुखवादी विचारधारा में आदर्श रूप होता है। तीसरा आयाम होता है वर्तमान प्रासंगिकता। लिखा जा सकता है कि वर्तमान समय में गिरते मानवीय मूल्यों को उठाने में एक आदर्श भाव माना जाता है। आदर्शपूर्ण भाव माना जाता है। कहीं ना कहीं आपको इन सारे आयामों को समग्रता में सूक्ष्मता से लिखने के बाद ही नैतिक सुखवाद की अवधारणा का स्पष्टीकरण होगा। अब इनके आयाम को हम समझेंगे कि किस तरीके से है, भूमिका क्या कैसे लिखते हैं। हमेशा ये था कि किस तरीके से लिखा जाए, तो उसको मैं एक फॉर्मेट के तहत लिखने का और मूल्यांकन करने का प्रयास किया, जहाँ से हर आयाम आपको बखूबी निकल कर सामने आए। यहाँ नैतिक सुखवाद की अवधारणा को हमने सूक्ष्मता से समझा कि सुखवाद होता क्या है, सुखवाद के आवश्यक गुण क्या हैं, आध्यात्मिक सुखवाद का मूल्यांकन की चीज़ें हैं। उसके बाद नैतिक सुखवाद के माध्यम से मानवीय अवगुणों को कैसे दूर करने का प्रयास किया जाता है, मानवीय अवगुणों को कैसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब मानवीय अवगुण क्या क्या हैं, हम इन विषय वस्तुओं को थोड़ा ध्यान से समझें तो ये मानवीय अवगुण हैं जो हमारे भ्रष्टाचार के कारण होता है। इन्हीं के लोभ में आकर प्रकोप में आकर मनुष्य अनेक प्रकार का कुकर्म करता है, भ्रष्टाचार करता है। कहीं न कहीं संपूर्ण समाज को सुधारने में इन मानवीय अवगुणों का सबसे अधिक भाव कारण माना जाता है। जब इंसान इन गुणों से हमेशा ग्रसित रहता है तो वह किसी का भला कर ही नहीं सकता है। हमेशा उसके अंदर न एक प्रकार की बेचैनी होगी, लालच होगी, ठीक है, वह हमेशा परेशान रहेगा। यानी मनुष्य का लगभग 90% वर्तमान मनुष्य की लगभग 90% समस्याओं की जड़ यह गुण है। 90% समस्याओं
समस्याओं का कारण यदि पूछा जाए, मानवीय मनुष्य के सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लगभग 90% समस्याओं का कारण यह भाव है। किसी से जलने की भावना, किसी का हड़प कर रखने की भावना, सब कुछ अपने ही पास हो, किसी और के पास ना हो, केवल हम ही सर्वश्रेष्ठ हों। ठीक है, मतलब सबको अपना ही दिखना। ठीक है, सब कुछ हम ही हैं, स्वयं का हित ही सर्वोपरि होना, ये सारे हैं लगभग यही मानवीय अवगुण हैं। इन्हीं अवगुणों के कारण मनुष्य बार बार गलत काम करता है। यदि इन अवगुणों को दूर कर दिया जाए तो लगभग समाज से, विश्व से लगभग 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कोई पूछे कि वह कौन से उपाय हैं जिसको दूर कर देने से संपूर्ण विश्व की समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो लगभग यही समस्याएं हैं जिनका केवल मात्र निदान कर देने से विश्व की लगभग 90% समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमें इन्हें देखना है। उसके बाद आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंतर्गत मैं हमेशा कहता हूं कि 3 चीज़ें लिखा जाता है। 3 चीज़ों में वह कौन कौन से आयाम है? तो पहला उत्तर का सार, यानी उत्तर के सार में क्या क्या चीज़ें हैं। तो विश्व के जितने भी इथिकल अवधारणाएं निकली, उसका यह आदर्श रूप है। इसी के अनुरूप सभी, इसी की कुछ छाया पंक्ति को प्राप्त करना ही सभी प्रकार की सुखवादी अवधारणाओं का कारण और आधार माना जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि यह आदर्शपूर्ण भाव है। उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन देखा जाए तो विश्व की जितनी भी अवधारणाएं हैं उनसे तुलनात्मक भाव में देखा जाए तो ये आयाम निकल के आता है। उसके बाद आता है वर्तमान प्रासंगिकता। तो वर्तमान प्रासंगिकता के संदर्भ में एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि विश्व की जितनी भी लगभग समस्याएं हैं उनके निदान का एक ही आधार हो सकता है, और वह क्या है कि इन नैतिक सुखवाद के जो भाव हैं, आवश्यक गुण हैं, उनको उठाना, उनको विकसित करना। जब हम नैतिक सुखवाद के गुणों को विकसित करेंगे तो ऑटोमेटिक विश्व की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यदि प्रशासनिक क्षेत्र में देखा जाए, वर्तमान समय में प्रशासनिक क्षेत्र के गिरते आयाम को सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से नैतिक सुखवादी जो स्वरूप है उसके हनन होने के कारण ही, समाप्त होने के कारण ही इस प्रकार की निकृष्ट अवधारणाएं जन्म ले रही हैं। हम लोभी होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं, वैमनस्य की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम पाप करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत नैतिक सुखवाद की अवधारणा को हमने देखने का प्रयास किया। कल की अवधारणाओं में आधुनिक परिप्रेक्ष्य की जो अवधारणाएं हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी।